and welcome to the show, Practical Spirituality. Now that we know we are speaking about adolescent, youth, teenagers, ये लाइफ की बहुत ही सेंसिटिव पीरियड को कहा जाता है जब एक ट्रांजिशनल फेज आता है, अ ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ, अ ट्रांजिशनल फेज ऑफ डेवलपमेंट. So it is a time that we have to be very attentive in what we are doing. At the same times, parents को कितनी केयर करनी है, children, youth, उनको कौन कौन से moral values के साथ अपने पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने के लिए किन decisions की ज़रूरत है. Today, we are going to know about it. In the previous episode, we understood the role of parents and children in setting up a target and achieving it. Today, we will know कि expectation रखना एक परसेंटेज को अचीव करने के लिए या फर्स्ट रैंक लाने के लिए ये एक्सपेक्ट करते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है ये एक्सपेक्ट करते हैं, कितना सही है. Is it right or not? Today we will know about it. Welcome भाई साहब. थैंक यू. हमने प्रीवियस एपिसोड्स में तो समझा कि डिस्ट्रैक्शंस के रीजंस क्या होते हैं. एक टीनेजर एक एडोलेसेंट एज को सेफली लीड कैसे कर सकते हैं. ऑल्सो वी अंडरस्टूड कि जो लव अफेयर के नाम पे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो तो एक्चुअल में सच्चा प्यार है ही नहीं. सच्चा प्यार किसे कहेंगे, क्योंकि जब लव अफेयर्स की बात आती है तो दुख होता है, हम पेन में जाते हैं, अपहीवल्स, टर्मोइल्स, बहुत अप एंड डाउन होता है लाइफ में. ये तो प्यार का रिजल्ट नहीं हो सकता. प्यार मीन्स ब्लिसफुल, हैप्पी. व्हाट यू फील अकॉर्डिंग टू यू इज रियल लव. बहुत ही सुंदर ये सब्जेक्ट है आजकल के संदर्भ में कि एक है विषय वासनाएं जिसको लोगों ने प्यार मान लिया, दूसरा है रियल लव जो बहुत पवित्र है, बहुत ही पायस लव जो मनुष्य को एक नॉरिशमेंट देता है. देखिए, माँ और बच्चों का प्यार भी होता है. अगर माँ का एक 8 साल का बच्चा बीमार हो गया है और उसे सारी रात हॉस्पिटल में रह के उसके पास जागना पड़ रहा है तो वो त्याग कर देती है नींद का. उसे ऐसा नहीं लगता मैं कोई कष्ट पा रही हूँ, कैसा बच्चा आया है, मुझे सोने नहीं देता. वो जागने को ही प्यार मानती है ना. तो प्यार मनुष्य को त्याग सिखाता है, प्यार मनुष्य को झुकना भी सिखाता है. अभी यही होता है जैसे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जब ये मैरिजेज होती हैं तो प्यार तो बहुत रहता है शुरू में, लेकिन फिर अपने ईगो से प्यार हो जाता है. तो बाकी प्यार को सच्चा प्यार नहीं कहेंगे. जहाँ मनुष्य के अंदर एक श्रेष्ठ पवित्र प्यार होगा वहाँ वो अपने ईगो को महत्व नहीं देगा, एक दूसरे को साथ देगा. प्यार का अर्थ होता है एक दूसरे की बात को मानना, जिद नहीं करना, मैं जो कहूँ वही ठीक है. एक दूसरे की बात को मानना. प्यार क्या एक से ही होता है? नहीं, प्यार तो दोनों के बीच में होगा. क्या अनेकों से प्यार हो सकता है? क्योंकि नहीं, प्यार तो एक सच्ची फीलिंग है. अगर मैं पूरे विश्व के साथ, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर हर एक को प्यार करूं वो प्यार है, या प्यार एक सीमित इंसान तक ही हो सकता है? देखिए, अगर वो सीमित इंसान तक है तो उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी और वो एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होगी. और वो प्यार कहलाएगा क्योंकि शुद्धि नहीं है, क्योंकि एक ही के तरफ है, बाकी के तरफ है ही नहीं. बाकी से नफरत हो सकती है. हाँ. बाकी से हम डिटैच रह सकते हैं, दुश्मनी होती है. हाँ. तो ये ही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि सारे संसार से प्यार करना, किसी एक दो से नहीं. सारा संसार हमारा अपना है. देखिए, प्यार तो अपने देश से भी होता है. हाँ. प्यार अपने प्रोफेशन से भी होता है, प्यार अपनी धन संपदा से भी होता है, और स्टूडेंट पीरियड में प्यार अपनी पढ़ाई से बहुत होता है. तो ये पवित्र चीज़ें हैं प्यार की जो मनुष्य को मेहनत
कराती है, अब एक बच्चे का पढ़ाई से बहुत प्यार है, वो रात को जागता है। वैसे उसे जगा दिया जाए तो कहेगा मम्मी नींद आ रही मुझे सोने दो, लेकिन जहाँ पढ़ाई पढ़नी है तो वो जागता है। ये पढ़ाई से सच्चा प्यार, देश के प्यार में लोगों ने कुर्बानी कर दी, सब कुछ नष्ट कर डाला अपना। तो प्यार एक ऐसी पवित्र चीज है जिसमें स्वार्थ का स्थान न हो, जिसमें ईगो का स्थान न हो, जिसमें प्यार के बदले में मुझे कुछ मिले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कामना भी ना हो। प्यार तो देना और देना ही है। तो जब लिमिटेशन आ जाती है कि एक से ही प्यार करते हैं हम, जो अफेयर्स में होता है, तो उस समय बाकी सब, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो हमारे, उनके तरफ वैसा फीलिंग ही नहीं आता है, नफरत हो जाती है। तो क्या उसको प्यार कहेंगे? क्योंकि वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं है, बाकियों के प्रति कुछ और भावना, किसी और के प्रति, किसी एक के प्रति ही अच्छा, उसको मोह कहेंगे, प्यार कहेंगे? व्हाट इज इट एक्चुअली? क्योंकि मैं समझती हूँ प्यार में बाउंड्रीज नहीं हो सकती। प्यार तो एक प्योर फीलिंग है, आपने बताया, उसमें फिर लिमिटेशन किस बात की कि नहीं मैं तो इससे ही प्यार करती हूँ? हाँ, इसमें यही होता है कि फिर बाकी जो लोग हैं कई उसमें से दुश्मन बन जाते हैं उनके। आजकल ये बहुत हो रहा है। माँ जिसने सब कुछ दिया है, अगर वो जरा भी कहती है नहीं बेटा इससे नहीं, इनके परिवार अच्छे नहीं हैं, तो वो माँ उसकी शत्रु हो जाएगी। इंस्टेंट रिएक्शन। हाँ, इंस्टेंट। और भी कई चीजें हमें देखने में आती हैं। प्यार में अगर बाधा डाल दी गई तो बाधा डालने वाला परम शत्रु होगा। ये भी सच्चा प्यार नहीं है। प्यार तो मनुष्य को समझदार बना देता है, जिसमें वो मैच्योर हो जाता है और अच्छी तरह हर बात पर विचार भी बहुत करता है। इसलिए प्यार को एक निर्मल वस्तु ही रहने दें, इसको केवल दैहिक संबंधों तक सीमित न रहने दिया जाए। बस यही गड़बड़ हो गई आज। तो फिर क्या होता है, देखिए लड़के लड़कियों के प्यार की बात आप देख लीजिए। अभी उनमें कुछ मनमुटाव हो गया, प्यार था बहुत ज़्यादा, 5 साल से था, लेकिन किसी बात को लेके मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया। अब वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, संबंध सदा के लिए तोड़ देते हैं। ये सच्चा प्यार नहीं है। भाई साहब, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लड़के लड़कियों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो ब्रेकअप तक आती है बात। वहीं पे मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेरी पर्सनालिटी ही लवफुल हो, प्यार सीमित कैसे है किसी एक के प्रति? अगर मेरी पर्सनालिटी में है कि मैं प्यार कर सकती हूँ, तो वो तो हर एक के प्रति, चाहे मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरे दोस्त हों या मेरे संबंधी हो, उन सबको ये पर्सनालिटी नज़र आनी चाहिए। सिर्फ एक के लिए है मतलब वो प्यार है या फिर मोह है? इट इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो तो प्योर नहीं है। इसमें विषय विकार हैं, ये दैहिक प्यार है। सिंपल, इट इज विकार। हाँ, ये विकार हैं, ये बुराइयां हैं और इसी से बहुत नुकसान हो रहे, इमोशनली अटैक हो रहे हैं मनुष्य के ऊपर इस सब से। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो दैहिक प्यार है ये सदा नहीं चलता, ये इसकी एक क्या कहें इसको कमजोरी है। और जो आत्मिक प्यार है, जो स्पिरिचुअलिटी से उपजा प्यार है, या जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड प्यार की फीलिंग किसी के अंदर है, वो सदा काल के लिए चलता है। क्योंकि अन्यथा इसके परिणाम बहुत बुरे दिखाई दे रहे हैं आजकल। मैं आज का आपको एक फ़ोन कॉल की बात सुनाता हूँ जिससे कई चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक लेडी जिसकी आयु अभी 40-42 साल है, उसने मुझे आज कांटेक्ट किया, कहा भाई मेरी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि अभी पति कहता है भाई हम तुम्हें नहीं रखेंगे, अपने घर जाओ। मतलब सेपरेशन की नौबत आ रही। मैंने कहा हुआ क्या तुम्हें, क्यों मानसिक स्थिति बिगड़ गई? कुछ लॉस हुआ कि इन्हें निंदा बहुत की आपको, कि इन्हें सताया है? कहा नहीं ये कुछ नहीं हुआ, मेरे युवा काल में 3 प्यार मेरे फेलियर हुए। तो उसका इफेक्ट तब तो मुझे पता नहीं चलता था। मैं थोड़ी इरिटेट होती थी, मैं थोड़ी परेशान होती थी और मेरे मन में निगेटिव विचार ही चलते थे कि ये सब झूठे प्यार हैं, लोग सब झूठे हैं, सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, मुझे सच्चा इंसान कोई नहीं मिल रहा है।
तब तो मुझे इतना होता था, लेकिन अब उसका इफ़ेक्ट हो गया है और जिन चीज़ों को मैं 20 साल से भूली हुई थी, अब वो एक-एक चीज़ मुझे याद आने लगी है और उनकी स्मृति आने से मेरा मानसिक बैलेंस खो गया। मैं उन्हें भूल चुकी थी, अब मेरी अच्छी मैरिड लाइफ़ थी, बच्चे हो गए हैं और पति भी अच्छा, लेकिन अब वो एकदम से जैसे इमर्ज हो गई हैं चीज़ें अंदर में। तो देखिए कितना बैड इफ़ेक्ट हुआ एक मनुष्य पर 20-22 साल के बाद हुआ है। अभी ये उस आयु में तो किसी को पता नहीं चलेगा ना। मैं युवकों को इसी बात से सावधान करना चाहता हूँ कि वो इस बात को समझें, सुने ये बात कि ये जो ब्रेक होते हैं, ये जो आपस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, बाद में सफल नहीं होते, फेल्योर होते हैं, इसका एक बुरा इम्पैक्ट मनुष्य के माइंड पर, उसके ब्रेन पर पड़ जाता है, जो आगे चल के कभी भी इमर्ज हो सकता है और आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए अभी मैच्योर होकर अपने प्यार को निर्मल प्यार में बदलें, विशियस लव में नहीं। एंड व्हाट अ फाइन एग्जाम्पल भाई साहब, जो अभी आपने एक एग्जाम्पल किसी की लाइफ स्टोरी का शेयर किया, उससे तो ये भी पता चलता है कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ लाइफ वो किसी गलत रूप में आके लाइफ को डैमेज करता है. इट इज़ वेरी डैमेजिंग. सो आई डोंट थिंक जो प्यार की परिभाषा है, शुद्ध, प्रेम, पवित्र, वो ये सब चीज़ों में रिजल्ट करता होगा. वो तो सुख देता है जीवन को. बिल्कुल। आपके हिसाब से प्यार की परिभाषा क्या होती है? सपोज मैं अपनी पर्सनालिटी में लवफुल ट्रेट को इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ और वो किसी एक के प्रति प्यार की बाउंड्री तो हो ही नहीं सकती. प्यार मतलब हर एक जो मुझसे मिले उसे मेरी पर्सनालिटी का पता चले. किसी एक के प्रति है मतलब तो वो लिमिटेड है, वो प्यार, मैं उसे प्यार नहीं कहती, क्योंकि प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द है, यूनिवर्सल टर्म है. देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करना चाहूँगा आपको। हम लोगों ने भगवान से प्यार किया है वंडरफुल. और उस प्यार के हमने परिणाम देखे हैं। वो तो परम आनंद देने वाला प्यार है, हालांकि वो निराकार है, लेकिन हम उसको प्यार करने के तरीके को जान गए राजयोग के द्वारा। तो उससे हमें एक सुंदर बात मिल गई कि यदि भगवान से तुम्हारा प्यार है तो उसकी संपूर्ण रचना से भी तुम्हारा प्यार होगा ही. यदि उसकी रचना से तुम्हारा प्यार नहीं है तो तुम्हारा भगवान से प्यार ही नहीं है. तो हमारे एटीट्यूड्स बदलते गए, हमें सब अच्छे लगने लगे. नहीं तो क्या होता है, किसी में कोई बुराई, किसी में कैसा संस्कार, कोई कहीं फेल्योर, किसी की बुद्धि कैसी, तो हमारे एटीट्यूड डिफरेंट हो जाते हैं और प्यार भी हमारा भिन्न भिन्न रूप लेने लगता है. लेकिन भगवान से प्यार किया तो ये पता चल गया कि हम उसकी एक भी रचना से नफरत नहीं कर सकते, नहीं तो भगवान हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेगा. तो समभाव आ गया. इस प्यार में क्या हुआ, सहयोग देने की भावना जागृत हो गई. हमारा सबसे प्यार है तो हमें सबको आगे बढ़ाना है, हमें सबको योग्य बनाना है, हमें उनकी किसी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, थोड़ा लाइटली लेके समाप्त कर देना है. प्यार में हमें स्वयं को मोल्ड कर लेना है ताकि दूसरा हर्ट ना हो हमसे. हमें प्यार में दूसरे को बुरे वचन नहीं बोलने, दूसरों के सुखों का ध्यान रखना है. तो एक वाइड स्वरूप हमारे पास आ गया. प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हमें यही तो सिखाता है बस ना. यही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है. क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि किसी की फॉल्ट, किसी के नेगेटिव ट्रेट या किसी की गलत आदत देख ली तो उसके बाद मैं प्यार का स्वरूप लवफुल कैसे बनूं उसके प्रति, क्योंकि अब तो उसकी बुराइयां, उसकी गलतियां, उसके नेगेटिव ट्रेट्स मेरे को दिख रहे हैं. वो प्यार आ ही नहीं रहा है. तो हमने स्पिरिचुअलिटी में यही सीख लिया, क्योंकि इन चीज़ों से हम गुजरे. हम अकेले नहीं रहते, हमारे पास एक बड़ा संगठन है. ऐसा बड़ा संगठन किसी और के पास हो ही नहीं सकता संसार में. और वो सभी अच्छे भी हैं और उनमें से हर एक व्यक्ति, क्योंकि इसी संसार से निकल कर बाहर आया है, तो उनमें अपनी अपनी कमजोरियां भी हैं. दिस इज़ वंडरफुल भाई साहब. मैंने देखा कि एक परिवार में जहाँ पे सेम जेनेटिक कोड, सेम इनहेरिटेंस, उसी माँ बाप के बच्चे 2-3 में ही इतना
केओस हो जाता है, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती है उस घर में ही, इतने अपहीवल्स हर दिन हो जाते हैं। पर यहाँ पे हर एक अलग अलग जगह से, सिर्फ एक देश से नहीं, इट्स अबाउट द वर्ल्ड, अलग अलग जगह से आके, अलग अलग घरों से, अलग अलग संस्कार लेके कैसे एक जैसे होके रहते हैं। अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से, जिसका हमें पता भी नहीं एक्चुअली। तो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी इतनी सुंदर रूप में है कि हमें ये पता नहीं कौन किस जाति का है। कईयों का तो धर्मों का भी नहीं पता हमें, वो दूसरे धर्मों से आ गए, वो हमारे बीच में 20 साल से रहते, हमने कहा पूछा ही नहीं, क्योंकि अब हमारा स्पिरिचुअल रिलीजन है। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की एक गुड फीलिंग अंदर में रहती है। ये है उस प्योर लव की पहचान। अवगुण देखकर नफरत कर लें, कईयों में होता है ऐसा, लेकिन हमारा रहता है अवगुण देखकर हमें उसके अवगुणों को समाप्त करने में उसको सहयोग देना, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ कुछ सीखने आया है हमारे पास। तो प्यार का जो रिजल्ट है वो स्नेह और सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना है। तो हमारा संगठन उससे एक ऐसा अच्छा बन गया है कि बाहर के लोग जब हमारे इस संगठन को आकर देखते हैं तो वो कहते हैं तुम सब ने ट्रेनिंग ली कहाँ, पर ये स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव है। एक्चुअली इट इज़ वर्थ गिविंग एग्जाम्पल। मतलब पूरे विश्व में ये तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग जगह से, कैसे अलग अलग धर्म से आए हुए लोग इतनी हार्मनी में रहते हैं, जबकि एक ही घर में एक ही संस्कार वाले, एक ही जेनेटिक कोड वाले एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसका कारण ये होता है वहाँ, क्योंकि बॉडीली रिलेशन है तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। कोई व्यक्ति अपने को चेंज करना नहीं चाहता, दूसरे को चेंज करना चाहता है। कोई व्यक्ति खुद झुकना नहीं चाहता, दूसरे को झुकाना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे पर ब्लेम रख देता है, अपने को सुधारना नहीं चाहता। तो भाई साहब एक्सपेक्टेशन रखे ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस रखनी तो चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस प्योर एक्सपेक्टेशंस हो। और हमें ये भी देखना होता है कि जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, क्या वो उसे पूर्ण करने के कैपेबल भी है। फॉर इंस्टेंस मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट होके डॉक्टर बनूं। ये उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे लिए। हाउ अबाउट दैट, मैं अकम्पलिश कर पाई तो ठीक, मान लो नहीं भी कर पाऊँ, पर क्या उनका एक्सपेक्टेशन रखना सही है? देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसको एक्सपेक्टेशन न कह के टारगेट कहते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं। लेकिन उन्हें यह भी तो देखना होगा कि आप डॉक्टर बनने लायक बुद्धि रखते हैं या नहीं। यदि आपकी परसेंटेज 50 to 60 आ रही है हर एग्जाम में, तो मेडिकल एजुकेशन आपके लिए बहुत भारी टेंशन हो जाएगी, आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है। जैसा कई बच्चों को हमने देखा कि माँ बाप ने 25 लाख डोनेशन दे के अपनी लड़की का मेडिकल में एडमिशन करा दिया, लेकिन सेकंड ईयर में वो डिप्रेशन में आ गई। मेरे पास लाए, मैंने क्या हुआ तुम्हें, अच्छे घर की, कहा बहुत टफ एजुकेशन है सेकंड ईयर की, मेरे से नहीं होगा। सारी बात उसने मुझे बताई। तब उनके माँ बाप को मैंने कन्विंस किया कि इसको छोड़ दो, इसको इस फील्ड में नहीं जाओ। आपको लड़की से प्यार है या डॉक्टरी से प्यार है, तो एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दूसरों की कैपेबिलिटीज का, उसकी योग्यताओं का भी ध्यान रखना ही चाहिए। पर कई बार ऐसा लगता है कि कैपेबिलिटीज एक स्तर तक ही थोड़ी रहेंगी। सपोज किसी की 20% है, किसी की 30% है, किसी की 90% है, पर हमेशा एक जैसी तो नहीं रहेंगी। तो पेरेंट्स को लगता है हम पुल करें, उनको हाथ दें। सपोज नहीं है केपेबल डॉक्टर बनने के लायक नहीं है अभी उनका इंटेलेक्ट, पर हम पुल करेंगे, हम प्रोत्साहन करेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करने से गैलअप कर लेते हैं, राइट। सभी नहीं कर पाते। अब जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं कई, वो चाहते हैं उनका बच्चा मिलिट्री में जाए, उसकी रुचि नहीं है, वो डरता है, नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा, मैं तो फील्ड में रहूँगा, मैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो उनको अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ के बच्चे की योग्यता, उसके
टैलेंट्स, उसकी जो एक इनर फीलिंग्स है, उस पे ध्यान देना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसी फील्ड में वो बहुत अधिक सक्सेसफुल होगा। और अगर उसने आपको वहाँ से हटाकर मान लो एनडीए का ही एग्ज़ाम दिलाया, मिलिट्री ऑफिसर का, तो आप बिना रुचि के जाएंगे ना वहाँ, तो हो सकता है आप सफल ना हो। और अगर सफल हो भी गए तो जब ट्रेनिंग होगी ज़बरदस्त, तो वो आपको बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग अति हार्ड है। तो इसमें जीवन में आनंद नहीं आएगा, उसकी खुशी नष्ट हो जाएगी। और ये सब तो हम खुशी के लिए ही करते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ, चाहे प्रोफेशन को अचीव करने की बात हो या एक अच्छा पोजीशन में आके पैसे कमाने की बात हो, ये सब इन द एंड तो खुशी के लिए ही करते हैं कि अच्छा धन होगा तो अच्छी गाड़ी, कपड़ा, मकान सब कुछ खरीद सकते खुशी हैं। और एक आत्मसंतोष ये भी इसमें जोड़ दें। मनुष्य को एक इनर कंटेंटमेंट भी तो चाहिए ना लाइफ में। दोनों को लेकर हम चल रहे हैं जीवन में। तो खुशी से इनर कंटेंटमेंट नहीं आती। नहीं, खुशी बहुत अच्छी चीज़ है जीवन के लिए, पर खुशी के साथ मनुष्य को एक संतुष्टता भी चाहिए। मान लो उसने पैसा बहुत कमा लिया, उसको पद पोजीशन बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन उसके शरीरों में कुछ रोग लग गए हैं, अब वो संतुष्ट नहीं रहता है, पर खुश भी नहीं रह सकता फिर है। खुश भी नहीं रह सके। इसलिए दोनों को यदि हम साथ लेके चलते हैं पहले से ही, तो हम बहुत सफल होते हैं लाइफ में। Now, I think everyone would be willing to become like you, कि जहाँ पे expectations ना हो, एक प्यार की भावना जिसको सिर्फ दिया जाए पूरी दुनिया में, और वहाँ पे लेने का कुछ मार्जिन ना रखें। क्या वो पॉसिबल है हर एक के लिए कि अभी एक्सपेक्टेशंस को मिनिमल कर दिया जाए? चलो कम नहीं भी करें तो एक्सपेक्टेशंस को मिनिमल कर दिया जाए, बिकॉज वी हैव सीन कि एक्सपेक्टेशन से ही सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और बहुत लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते भी जाते हैं, इन्हें कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम अपने को देखें ना, दूसरे लोग मेरे से कई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण कर सकता हूँ? तो उत्तर आएगा नेवर, नेवर, नो नहीं, नेवर। एब्सोल्युटली नेवर। तो क्या है, दूसरे भी तो ऐसे ही हैं ना, उनकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनका अपना भी कुछ एक इंटरेस्ट है लाइफ में, वो कुछ और भी चाहते हैं। क्या दूसरा व्यक्ति हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके एक अधीनता भरा जीवन ही जीता रहेगा सदा? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस तो रखनी ही पड़ती हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के तो संसार चलेगा नहीं। लेकिन जितनी वो पूरी हो बस उसमें खुश होना चाहिए। पूरी नहीं कर रहा है दूसरा व्यक्ति तो हमें उसको फिर चांस देनी चाहिए। ऐसे भिन्न भिन्न फील्ड हैं। मान लो आपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट किया था कि भाई इतने मार्क्स वो लाए, लेकिन उसने थोड़े कम लाए हैं, कोई बात नहीं, उसको फिर उत्साह दिलाएं, मोटिवेट करें। ये नहीं कि उसको बार बार कहते रहें हमने तो एक्सपेक्ट किया था तुम हमारा नाम रोशन करोगे, तुम तो 70% लाए हो, क्या बदनामी करा दी, और रोज रोज उठते बैठते उसे यही कहने लगे, तो ये एक अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा। और इससे परिवार में, समाज में एक बहुत बड़ी डिप्रेशन की और निगेटिविटी की फीलिंग्स फैलती हैं। वेरी ट्रू भाई साहब। सो एक्सपेक्टेशंस अपने को भरपूर करने के लिए नहीं करें, उसकी हेल्थ के लिए, उसके लाइफ के लिए क्या अच्छा है उसके लिए करें। और मैनी टाइम्स वी हैव सीन कि हम अपने को खुश करने के लिए किसी पे प्रेशर डालने के लिए भी देरी नहीं लगाते हैं। हमारा नाम हो जाएगा, absolutely. इनका बच्चा ऐसा है। बहुत ही स्मूथ कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, एंड वी वुड लाइक टू टेक इट अहेड। थैंक यू सो मच फॉर द शो। तो आज हमने सीखा नो कंपैरिजन, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी, चाहे वो 50% वाला स्टूडेंट हो या हमारे घर का खुद का बच्चा 70% लाता हो। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट एंड लॉट विथ हिम. We have to understand and respect his individuality, his performance, his capability. And only then can he improve and progress in his life. Expectation is fine, but not fulfilling up the expectation at times becomes a problem. तो उस समय भी हमें स्टेबल होके
we can leave him liberal to make his own choices. That's all about today. Stay with us. Thank you.